शिवसेना में तरह तरह के नेता हैं। कोई महिला नेता बने रहने के लिए अपनी औलाद को पड़ोसी की औलाद बता देती है, वह भी सिर्फ इसलिए कि उसके पार्षद की कुर्सी बची रहे। तो कोई विधायक बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने वाला शिवसेना का विधायक कोई आम आदमी नहीं है, वह तो उद्धव ठाकरे का बेहद खास है। उद्योगपति है और 8 करोड़ की गाड़ी में चलता है और महज कुछ हजार रुपयों की बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। रोल्स रॉयस गाड़ी से चलने वाला यह उद्योगपति और राजनेता संजय गायकवाड़ है। मुंबई से सटे कल्याण इलाके के उद्योगपति और शिवसेना नेता संजय गायकवाड़ के खिलाफ हाल ही में 35,000 रुपए की बिजली चोरी का मामला MSEDCL ने दर्ज करवाया है। दरअसल कंपनी के अधिकारियों को इस साल मार्च महीने में बिजली चोरी की वारदात का पता चला, जो संजय गायकवाड़ नाम के शिवसेना विधायक की कल्याण ईस्ट कोलसेवाड़ी स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर की जा रही थी। इसके बाद संजय गायकवाड़ को 34,840 रुपए का बिल भेजा गया। उन्हें कहा गया था कि 35,000 रुपए का जुर्माना भी जल्द से जल्द भरें। गायकवाड़ ने जब बिल और जुर्माने की रकम को 3 महीने के भीतर नहीं भरा, तब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों ने गायकवाड़ की शिकायत दर्ज करवा दी। दरअसल कंपनी के अधिकारियों को इस साल मार्च महीने में बिजली चोरी की वारदात का पता चला, जो संजय गायकवाड़ नाम के शिवसेना नेता की कल्याण ईस्ट कोलसेवाड़ी स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर की जा रही थी। संजय गायकवाड़ ने 12 जुलाई को 49,840 MSEDCL के अधिकारियों को जमा किए हैं, जिनमें 34,800 रुपए बिजली चोरी और 15,000 रुपए सेटलमेंट अमाउंट के तौर पर भरे गए थे। ये जानकारी MSEDCL के अधिकारियों की तरफ से जारी की गई एक प्रेस रिलीज में दी गई। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में गांधी वाड्रा का सारा दांव उल्टा ही पड़ता नजर आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के झगड़े को सुलझाने का जो फॉर्मूला दिल्ली दरबार में बनाया गया और उसे फैलाया गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद सिद्धू और कैप्टन के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों नेता अपने अपने गुट के साथ अलग अलग बैठकें करने लगे। सिद्धू अपने भरोसेमंद विधायकों और मंत्रियों के साथ अलग मिले, तो दूसरी तरफ कैप्टन के फार्म हाउस में उनके गुट के नेता पहुंचे। मतलब ये कि पंजाब का मामला बनते बनते बिगड़ गया। असल में नवजोत सिंह सिद्धू को जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की भनक लगी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए और उन्होंने सोनिया गांधी को फोन लगाकर अपनी नाराजगी जताई। सूत्र बताते हैं कि कैप्टन ने सोनिया गांधी को साफ तौर पर कह दिया कि वे सिद्धू की अध्यक्षता में चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। कैप्टन के तेवर देखकर सोनिया गांधी ने हरीश रावत को तुरंत बुलाया। सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। जानकारी के मुताबिक मीटिंग के बाद हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने कभी भी सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात नहीं कही है, जबकि हकीकत ये है कि मीडिया में हरीश रावत के हवाले से ही कहा गया था कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और कांग्रेस कैप्टन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने ग्रुप के सभी लीडर्स को सिसवा फार्म हाउस पे बुला लिया। जानकारी के मुताबिक कई सांसद और विधायक सिसवा फार्म हाउस पहुंचे। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री आलाकमान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लीडर्स उनके साथ खड़े हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री के पक्ष में 50 से ज्यादा विधायक खड़े हैं। इसके अलावा पंजाब के सभी लोकसभा सांसद मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं के साथ बैठक की है। ये बैठक पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर हुई, जिसमें पंजाब कांग्रेस के 9 नेता मौजूद थे। पंजाब कांग्रेस में तब्दीली की खबरों के मुताबिक सिद्धू और कैप्टन के बीच का झगड़ा सुलझाने के लिए जो फॉर्मूला निकला, उसमें 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी तैयारी है, जिसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष सवर्ण और दूसरा दलित समुदाय से हो सकता है। पंजाब में अनुसूचित जाति समुदाय की भागीदारी लगभग 1/3 है और अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ करके कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सत्ता विरोधी लहर के साथ अगर अकाली BSP समीकरण काम करता है तो इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। लिहाजा बहुत सोच समझकर इस रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पार्टी ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी की आखिरी मुलाकात में कुछ इसी फॉर्मूले पर बात हुई थी, जिसमें अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ के मुकाबला करने के लिए 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी थी। सूत्र बताते हैं
कि प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद कांग्रेस में केंद्र से लेकर पंजाब तक बदलाव के फॉर्मूले पर सलाह मशविरा हुआ और उसमें आने वाले चुनाव में पंजाब में सिद्धू की इस जरूरत को देखते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपने का फैसला हुआ। पंजाब में कांग्रेस की कमान फिलहाल सुनील जाखड़ के पास है, जिन्हें 2024 की तैयारी के लिहाज से दिल्ली लाया जा सकता है, क्योंकि जाखड़ को पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल समेत कई राज्यों की राजनीति का धुरंधर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की पूरी जांच रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग ने अदालत को सौंप दी है। मानवाधिकार आयोग की 50 पेज की इस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वह सबको चौंकाने और परेशान करने वाला है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून है। पूरी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार की कड़ी आलोचना की गई है। इसके साथ ये भी कहा गया कि मामलों को राज्य के बाहर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। मतलब आयोग को नहीं लगता कि ममता बनर्जी के राज में न तो सही से जांच की जा सकती है और न ही कोई ट्रायल और फैसला। आयोग ने रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा कि राज्य प्रशासन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। मतलब यहाँ टीएमसी का कानून है। मानवाधिकार आयोग की 7 सदस्यीय टीम ने 20 दिन में 311 से अधिक जगहों का मुआयना करने के बाद राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर फास्ट ट्रैक अदालत गठित कर हो। रिपोर्ट में पीड़ितों की आर्थिक सहायता के साथ पुनर्वास, सुरक्षा और आजीविका की व्यवस्था करने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान टीम को राज्य के 23 जिलों से 1979 शिकायतें मिली। इनमें ढेर सारे मामले गंभीर अपराध से संबंधित थे। इनमें से अधिकांश शिकायतें कूच बिहार, बीरभूमि बर्धमान, उत्तरी 24 परगना और कोलकाता की हैं। इनमें से अधिकांश मामले दुष्कर्म, छेड़खानी और आगजनी के हैं और ये शिकायतें टीम के दौरे के वक्त लोगों ने बताई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि उसे महिलाओं पर हुए अत्याचार की 57 शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग से मिली हैं। आयोग ने बताया कि लोगों से मिलने के दौरान उसे मिली शिकायतों की संख्या और राज्य की पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की संख्या में भारी अंतर है। अधिकतर शिकायतें पुलिस ने दर्ज ही नहीं की हैं। टीम के निष्कर्ष में ये बात निकल कर आई है कि राज्य में लोगों को पुलिस पर विश्वास नहीं रह गया। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा के अधिकांश मामलों में या तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई या जिनकी गिरफ्तारी हुई वे जमानत पर रिहा हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 9,300 आरोपितों में से पश्चिम बंगाल पुलिस ने केवल 1,300 को गिरफ्तार किया और इनमें से 1,086 जमानत पर रिहा भी हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि कई मामलों में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस ने उन्हीं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रिपोर्ट दायर कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए प्राथमिक मामले से पहले की तारीख में पीड़ित के खिलाफ केस दर्ज किए जो बेहद गंभीर धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। जांच टीम ने यह भी पाया कि हिंसा में पीड़ित लोगों की सुनवाई करने की बजाय बंगाल पुलिस तमाशा देखती रही, जबकि टीएमसी के गुंडे एक जगह से दूसरी जगह हिंसा फैलाते रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि बंगाल पुलिस पर किसी प्रकार का दबाव था या फिर वह खुद इतनी लापरवाह थी, उसने कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा टीम ने यह भी पाया कि बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा पर न तो किसी पुलिसकर्मी ने और न ही किसी राजनेता ने इन घटनाओं की निंदा की। टीम ने कहा कि चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा किसी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक क्रिमिनल नेक्सस की ओर इशारा करती है। इस हिंसा ने लोकतंत्र के कई स्तंभों पर भी हमला किया है। आयोग ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की। पीड़ितों को अकेला और उनके हाल पर छोड़ दिया गया। बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा पर आयोग की रिपोर्ट मीडिया में लीक होने से ममता बनर्जी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और उसे चुनाव बाद हुई हिंसा से संबंधित रिपोर्ट लीक नहीं करनी चाहिए थी और इसे सिर्फ उच्च न्यायालय को सौंपना चाहिए था। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ममता बनर्जी ने पूरे मामले में उत्तर प्रदेश को बीच मिलाकर कहा कि प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपी में कानून का राज नहीं है। ऐसे हालात में वहां पर कितने भी आयोग भेज दिए जाएं, यूपी के हाथरस से लेकर उन्नाव तक की कई घटनाओं में हालात ये हैं कि वहां पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया।
उन्होंने कहा कि बंगाल को बदनाम किया है और ज्यादातर हिंसा चुनाव से पहले हुई। मानवाधिकार आयोग की अंतरिम रिपोर्ट देखने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रशासन आंखें मूंदे बैठा था और चुनाव के बाद हिंसा हुई थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने झूठ बोला था कि चुनाव के बाद हुई हिंसा की उसे कोई शिकायत मिली ही नहीं, जबकि मानवाधिकार आयोग के पास शिकायतों की भरमार आई है। कोर्ट ने 2 जुलाई को टीएमसी गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश कोलकाता पुलिस को दिए थे। आदेश में कहा गया था कि मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर ये शिकायतें दर्ज होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। खालिस्तानी समर्थकों से टेंट के अंदर मार खाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेसुए बहाने वाले राकेश टिकैत अब देश में जंग की धमकी देने लगे हैं। इतना ही, यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने बंगाल की तरह यूपी में खेला करने की भी चेतावनी दे डाली। मतलब कि राकेश टिकैत अब किसी दूसरे रास्ते पर चलकर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कृषि कानूनों में आंदोलनकारी कोई खोट तो निकाल नहीं पाए, इसलिए अब विवादित बयानों के सहारे आंदोलन को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा, किसान तो वापस नहीं आएगा, किसान वहीं रहेगा, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का जो भी निर्णय होगा उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला सरकार भी कर ले, किसान भी कर लेंगे, जंग होगी, देश में ऐसा लग रहा है कि युद्ध होगा। टिकैत ने कहा कि सरकार जो कानून लाई है इससे और ज्यादा नुकसान होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कानून वापस ले और किसानों से बैठकर बात करे, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। किसानों में गर्माहट है। किसानों के धरने पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, इसलिए सरकार नहीं सुन रही है। क्रांतिकारी तरीके से धरना दें तो सुन लेगी। किसानों के संसद का घेराव करने पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संसद भवन का रास्ता जानते हैं। अभी 22 तारीख से 200 लोग वहां जाएंगे। जब तक पार्लियामेंट चलेगी तब तक हर रोज 200 लोग जाएंगे। अब जब भी किसान जाएगा तो लाल किला नहीं, संसद भवन ही जाएगा। DTC बस से टिकट लेकर जाएगा। 2022 के चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी क्या तैयारी हो हम एक ही बार बताएंगे, हम आदेश देंगे, वो लोग जाएंगे। ट्रैक्टर अभियान पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमने ये कहा कि ट्रैक्टर पर रंग रोगन करा लो, बढ़िया सा बम्पर लगवा लो। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा, अगर खेला करवाना चाहेंगे तो खेला होगा। इनके पास 2 महीने का टाइम है। 5 सितंबर को हमारी पंचायत है, उससे पहले बातचीत करके हमारा समाधान कर दें, नहीं तो इनका खेला जरूर होगा। पिछले दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कहा था कि महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को या तो बातचीत से खत्म किया जाए या गोलियों से। टिकैत ने कहा था कि किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। टिकैत ने कहा था कि सरकार चाहती है कि किसान उससे सशर्त बातचीत करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसान पिछले 8 महीनों से सरकार की बात मानने के लिए प्रदर्शन में नहीं बैठा। इससे पहले राकेश टिकैत के रोने वाली तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुए थे। टिकैत के रोने से 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में जमकर हिंसा हुई। राकेश टिकैत के रोने से पहले खालिस्तानियों ने टेंट के भीतर ही उनकी पिटाई की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ कट्टर सिखों ने उन्हें थप्पड़ और लातों से ही मारा था तथा उनके पैसे वापस देने की भी धमकी दी थी, जबकि राकेश टिकैत ने रोते हुए दावा किया था कि प्रशासन किसानों का दमन कर रहा है और उनका आत्महत्या करने का मन कर रहा है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कई मामलों में योगी आदित्यनाथ की राह पर चलने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपराधियों के खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया और प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ अपराध मुक्त करने का काम किया, ठीक वैसा ही हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर रहे हैं। सीएम बनने से लेकर आज तक 2 महीनों में असम की पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स किए, कई पकड़े गए और कई मारे गए। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस कदम से प्रदेश के अपराधियों के बीच खौफ पैदा हो गया। असम पुलिस द्वारा अपराधियों के एनकाउंटर की हो रही आलोचना और विपक्ष के हमलों का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब भी दिया। उन्होंने विधानसभा में पुलिस का बचाव करते हुए स्पष्ट संदेश दिया, कानून के दायरे में रहकर पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पूरी आजादी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया द्वारा मुठभेड़ों पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए शर्मा ने विधायकों से ये संदेश देने की अपील की, सदन किसी भी तरह के अपराधों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सदन के नेता के तौर पर वो पुलिस को उनके कार्यों, खास तौर पर उनके कार्यकाल में किए गए काम के लिए बधाई देते हैं। सीएम शर्मा ने
डीजीपी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं डीजीपी से कहना चाहता हूं कि निर्दोष लोगों पर अत्याचार न करें। जब तक आप कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे, आपको किसी भी अभियान को चलाने की पूरी आजादी होगी। सदन को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बीते 2 महीनों में मुठभेड़ के दौरान कुल 15 अपराधियों की मौत हुई, जबकि हिरासत के दौरान 23 लोग घायल हुए। इनमें से 5 लोगों की मौत भी हुई है, जिन्होंने हिरासत के दौरान पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी। इसके अलावा 10 उग्रवादियों का एनकाउंटर किया गया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मेरी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी और मैं किसी भी तरह की आलोचना का सामना करने को तैयार हूं। मेरा स्पष्ट निर्देश है कि कानून तोड़ना नहीं है, लेकिन कानून के भीतर रहकर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं तो असम सरकार आपकी रक्षा करेगी। उन्होंने आगे कहा कि 2 महीनों में मवेशियों की तस्करी में शामिल 504 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की फायरिंग के दौरान केवल 4 घायल हुए, सभी का पुलिस ने अच्छे से इलाज करवाया। आलोचना को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि सहानुभूति अच्छी बात है, लेकिन गलत सहानुभूति बहुत ही खतरनाक है। असम मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस पुलिस एनकाउंटर के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। 7 जुलाई 2021 को राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से उन परिस्थितियों की जांच करने को कहा था जिनके कारण आरोपितों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई या फिर वो घायल हुए थे। AHRC के सदस्य नबा कमल बोरा ने बताया कि समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार अभी आरोपित हिरासत में थे और हथकड़ी में थे, इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बैंक घोटाले में अजित पवार के शुगर मिल को जब्त करने के बाद ईडी ने 100 करोड़ की वसूली मामले में फंसे अनिल देशमुख की संपत्ति जब्त कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अनिल देशमुख और उनके परिवार की 420 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की है। अधिकारियों ने कहा कि PMLA के तहत कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किए गए हैं। ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए भेजे गए कम से कम 3 समन के बावजूद देशमुख जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अनिल देशमुख ही नहीं, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख भी ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी समन किया था, लेकिन उन्होंने भी बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ये समन महाराष्ट्र पुलिस से संबंधित 100 करोड़ रुपए के कथित रिश्वतखोरी और वसूली के मामले के संबंध में PMLA के तहत दर्ज के मामले के सिलसिले में जारी किए गए थे। इसी मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बावजूद इसके अनिल देशमुख खुद को बेकसूर बता रहे हैं और अपनी ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं। अनिल देशमुख के वकील ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी की कार्रवाई को अनुचित करार दिया था। पूर्व मंत्री ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर ईडी द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण की मांग की थी। इस साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की शिकायत पर CBI और ईडी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप का मामला दर्ज किया था। परमबीर सिंह ने अपनी शिकायत में देशमुख पर कम से कम 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इससे पहले 14 जुलाई को अनिल देशमुख के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल को लगता है कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ ईडी की जांच उचित नहीं है और इसीलिए वह तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे हैं। देशमुख के वकील कमलेश घुमरे ने आरोप लगाया कि ईडी की जांच वास्तविक जांच के बजाय उत्पीड़न की तरह ज्यादा दिखती है। ईडी ने इससे पहले देशमुख को कई समन जारी कर बयान दर्ज करने को कहा था। हालांकि देशमुख ने कोविड-19 को लेकर संवेदनशील होने का हवाला देते हुए पेशी से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की पेशकश की थी। वकील घुमरे ने कहा था कि देशमुख को लगता है कि यह जांच उचित नहीं है, इसीलिए वह जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। जांच एजेंसी जो भी दस्तावेज चाहती है उसे कम से कम हमें बताना तो चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।